गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम। हमारी पिछली वीडियो में हमने जाइलम का इंट्रोडक्शन और प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम में डिफरेंस पढ़ा था। इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। जटिल ऊतक जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नंबर 1 वाहिनिकाएँ, नंबर 2 वाहिकाएँ, नंबर 3 जाइलम तंतु और नंबर 4 जाइलम मृदुतक। वाहिकाएँ एवं वाहिनिकाओं को सम्मिलित रूप से संवहनी कोशिकाएं कहा जाता है और इन संवहनी कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है जल संवहन और बलकृत दृढ़ता प्रदान करना। जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर्स या जाइलम रेशे जो होते हैं उनका मुख्य कार्य होता है बलकृत दृढ़ता प्रदान करना, यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना। और जाइलम मृदुतक या जाइलम पेरेन्काइमा का कार्य होता है खाद्य संचय और परिवहन करना। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वाहिनिकाएँ या ट्रैकेट्स। तो देखिए, प्राथमिक जाइलम में जो वाहिनिकाएँ पाई जाती हैं उनकी उत्पत्ति प्राकेधा से होती है, यानी प्रोकेम्बियम से होती है। और द्वितीयक जाइलम में पाई जाने वाली वाहिनिकाओं की उत्पत्ति वेस्कुलर कैम्बियम या संवहन एधा से होती है। प्राथमिक जाइलम में जो वाहिनिकाएँ पाई जाती है उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? प्रोकेम्बियम या प्राकेधा से। और द्वितीयक जाइलम में जो वाहिनिकाएँ पाई जाती है उनकी उत्पत्ति होती है वेस्कुलर कैम्बियम या संवहन एधा से। दोनों प्रकार की वाहिनिकाओं की संरचना समान प्रकार की होती है। प्राथमिक जाइलम में पाई जाने वाली वाहिनिकाएँ और द्वितीयक जाइलम में पाई जाने वाली वाहिनिकाएँ दोनों की संरचना है वो एक समान होती है। अब अपन देखेंगे वाहिनिकाओं की संरचना। तो वाहिनिकाएँ जो होती है वो लंबी नलिकाकार और दोनों सिरों पर क्रमशः संकरी होती है। यहाँ पे मैं देखो आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ। डायग्राम ए वाला डायग्राम आप देखिए। ए वाला डायग्राम वाहिनिकाओं को प्रदर्शित कर रहा है। ये देखिए डायग्राम ए जो डायग्राम है वो वाहिनिकाओं को प्रदर्शित कर रहा है। तो वाहिनिकाएँ लंबी नलिकाकार और दोनों सिरों पर संकरी होती है। सभी वाहिनिकाएँ निर्जीव होती है और इनकी कोशिका भित्ति लिग्निन युक्त और कठोर होती है। इन कोशिकाओं में गुहिकाएँ बड़ी तथा अंतर वस्तुएं रहित होती है, यानी इनकी कोशिका भित्ति है वो लिग्निन के निक्षेपण के कारण मोटी होती है। इनमें जो ल्यूमन पाई जाती है वो बड़ी होती है और ल्यूमन के अंदर अंतर वस्तुओं या इन अंदर जो अंतर वस्तुएं हैं उनका अभाव होता है। वाहिनिकाएँ पादप अक्ष के अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर लंबाई में विन्यासित रहती है, यानी पादप का जो अनुदैर्ध्य अक्ष होता है लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस होता है उसके पैरेलल ये लंबाई में व्यवस्थित रहती है। इनकी भित्ति में गर्त या पिट्स पाए जाते हैं और इन गर्तों से होकर जल एक वाहिनिका से उससे जुड़ी हुई दूसरी वाहिनिका में जा सकता है। एक वाहिनिका का सिरा दूसरी वाहिनिका के सिरे को ढका रहता है, इसलिए गर्तों द्वारा जल एक वाहिनिका से अगली वाहिनिका में सरलता से जा सकता है। यदि अपन वाहिनिका का अनुप्रस्थ काट देखें तो इसके अनुप्रस्थ काट में यह चतुर्भुजी या बहुभुजी दिखाई देती है। एक बार मैं फिर से इसकी संरचना को रिपीट कर देती हूँ कि वाहिनिकाएँ जो होती है वो यहाँ पे डायग्राम ए में दिखाई हुई है। वाहिनिकाएँ लंबी नलिकाकार और दोनों सिरों पर क्रमशः संकरी होती है। वाहिनिकाएँ निर्जीव मृत कोशिकाएँ होती है। इनकी कोशिका भित्ति लिग्निन युक्त और कठोर होती है। इन कोशिकाओं में गुहिकाएँ बड़ी होती है और उन गुहिकाओं में अंतर वस्तुओं का अभाव होता है। पादप अंग में यदि अपन इनका अरेंजमेंट देखिए किस प्रकार से विन्यासित रहती है, तो ये पादप की जो अनुदैर्ध्य अक्ष होती है उसके समानांतर लंबाई में विन्यासित रहती है। इनकी कोशिका भित्ति में गर्त या पिट्स पाए जाते हैं और इन गर्तों के द्वारा जल एक वाहिनिका से दूसरी वाहिनिका में सरलता से आ जा सकता है। एक वाहिनिका का सिरा दूसरी वाहिनिका के सिरे को ढका हुआ रहता है, इसलिए गर्तों द्वारा जल एक वाहिनिका से अगली वाहिनिका में सरलता से जा सकता है। अब अपन देखते हैं वितरण, यानी वाहिनिकाएँ किन पादपों में पाई जाती है। तो फर्न्स तथा जिम्नोस्पर्म पादपों के जाइलम में
केवल वाहिनिकाएँ पाई जाती है, जबकि एंजियोस्पर्म पादपों में वाहिनिकाओं के साथ साथ वाहिकाएँ भी पाई जाती है। कहने का मतलब है वाहिनिकाएँ जो होती है वो फंड्स में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म सभी पादपों में पाई जाती है। लेकिन फंड्स और जिम्नोस्पर्म के जाइलम में केवल वाहिनिकाएँ ही होती है, जबकि एंजियोस्पर्म पादपों के जाइलम में वाहिनिकाओं के साथ साथ वाहिकाएँ भी पाई जाती है। नेक्स्ट है कार्य। वाहिनिकाएँ क्या कार्य करती है? तो अभी अपन ने जैसा कि ऊपर भी पढ़ा था कि वाहिनिकाओं का कार्य होता है जल संवहन और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना। तो देखो वाहिनिकाएँ जो होती है वो मूल से स्तंभ और पर्णों को जल संवहन का कार्य करती है। मेन इनका कार्य क्या हो गया? जड़ों से पानी का अवशोषण होने के बाद में उस जल को जड़ से लेके स्तंभ और पर्णों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? वाहिनिकाएँ। इसके अतिरिक्त ये पादप को सहारा या मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रदान करती है, क्योंकि वाहिनिकाएँ जो होती है उनकी भित्ति के अंदर लिग्निन का निक्षेपण होता है, जिसके कारण ये कठोर होती है और इसी कठोरता के कारण ये पादप को सहारा प्रदान करती है। और ये विलयन के संचालन का कार्य भी करती है, मतलब जल संवहन का तो कार्य करती है, साथ ही साथ विलयन या सॉल्यूशन के संचालन का कार्य भी करती है। अगली कोशिकाएं या अगला जो एलिमेंट है वो है वाहिकाएं, जिनको वेसल्स कहा जाता है। देखो वाहिका एक लंबी बेलनाकार और नली समान संरचना होती है, जिसकी उपस्थिति एंजियोस्पर्म की काष्ठ या जाइलम का मुख्य लक्षण है। जैसा कि अभी अपन ने देखा कि एंजियोस्पर्म की काष्ठ में वाहिनिकाओं के साथ साथ क्या पाई जाती है? वाहिकाएं, जबकि जिम्नोस्पर्म और फंस में वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। तो वाहिकाओं की उपस्थिति एंजियोस्पर्म की काष्ठ मतलब जाइलम का एक मुख्य लक्षण है। और वाहिनिकाओं के समान ये भी लंबी बेलनाकार और नली सदृश संरचना होती है। यहाँ देखो ये जो लंबी नलिका जैसी संरचना बनती है वो कई वाहिका कोशिकाओं के संयुक्त होने या जुड़ने से बनती है। वाहिका कैसी होती है? लंबी बेलनाकार और नली सदृश संरचना होती है। ये जो नली सदृश संरचना है वो कई वाहिका कोशिकाओं के संयुक्त होने से बनती है और ये कोशिकाएं एक के ऊपर एक क्रम में विन्यासित होती है। इन कोशिकाओं की अनुप्रस्थ भित्तियों के घुल जाने से लंबी बेलनाकार वाहिका बनती है। देखिए यहाँ जो डायग्राम बी में जो डायग्राम है, बी वाला डायग्राम आप देखिए, ये डायग्राम वाहिका का डायग्राम है। यहाँ देखो वाहिका लंबी बेलनाकार नली सदृश संरचना होती है, जिसमें अनेक वाहिका कोशिका, जैसे एक कोशिका ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी कोशिका ये हो गई, ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित होके एक लंबी नलिका का निर्माण करती है। अब देखो नेक्स्ट अपन ने देखा कि इनकी जो भित्ति होती है, इनकी अनुप्रस्थ भित्तियों के घुल जाने से लंबी बेलनाकार वाहिका बनती है। ये जो कोशिकाएं हैं वो एक के ऊपर एक व्यवस्थित है। इन कोशिकाओं की ये देखो जहाँ पे सिंपल परफोरेशन प्लेट लिखा हुआ है या परफोरेशन प्लेट लिखा हुआ उसकी अनुप्रस्थ भित्ति है। तो अनुप्रस्थ भित्तियों के घुल जाने से लंबी बेलनाकार वाहिका बनती है। वाहिकाएं भी वाहिनिकाओं के समान पादप अंग के अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर विन्यासित रहती है। जैसा कि अपन ने देखा था वाहिनिकाओं में कि वाहिनिकाएं हैं वो पादप अंग के अनुदैर्ध्य अक्ष के पैरेलल या समानांतर विन्यासित रहती है। उसी प्रकार वाहिकाएं भी पादप अंग की अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर विन्यासित रहती है। फिर देखिए परिपक्व वाहिकाएं मृत होती है और इनकी भित्तियों के अंदर की तरफ लिग्निन का निक्षेपण होता है। ऐसा ही अपन ने वाहिनिकाओं में देखा था कि परिपक्व वाहिनिकाएं मृत होती है और उनकी भित्तियों के अंदर की तरफ लिग्निन का निक्षेपण होता है। प्राय एक वाहिका कुछ सेंटीमीटर ही लंबी होती है, लेकिन जो आरोही लताएं होती है उनमें ये कई मीटर लंबी हो सकती है। साधारणतया जो वाहिकाएं होती है उनका विकास वाहिनिकाओं से ही होता है।
विकास प्रक्रिया में इनकी लंबाई घटती गई, क्योंकि अपन ने देखा था कि वाहिनिकाओं की लंबाई ज़्यादा थी और वाहिकाओं की लंबाई कम होती है। तो वाहिकाओं का विकास वाहिनिकाओं से हुआ है, और जैसे जैसे इनका विकास होता गया वैसे वैसे इनकी लंबाई घटती गई, लेकिन इनका व्यास बढ़ता गया। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ए वाले डायग्राम में ए में जो डायग्राम है वो डायग्राम है वाहिनिकाओं का। यहाँ पे वाहिनिकाएँ देखो लंबी है, लेकिन ये संकरी है, इनका व्यास कम है। और जो वाहिकाएँ हैं वो वाहिकाएँ छोटी होती है, उनकी लंबाई कम होती है, लेकिन इनका व्यास यानी इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। वाहिनिकाओं व वाहिकाओं में मुख्य अंतर: वाहिकाओं की लंबाई में कमी, व्यास में वृद्धि और अनुप्रस्थ भित्ति में बड़े छिद्रों का पाया जाना है। देखो मुख्य अंतर क्या हो गया कि वाहिनिकाओं की लंबाई ज़्यादा होती है जबकि वाहिका की लंबाई कम होती है। यहाँ देखिए, वाहिनिका की लंबाई ज़्यादा है, वाहिका की लंबाई कम है। वाहिनिका का व्यास कम है, लेकिन वाहिका का व्यास मतलब वाहिका की जो चौड़ाई देखिए वो ज़्यादा है। साथ ही साथ वाहिनिकाओं के बारे में अपन ने देखा कि ये लंबी होती है, नलिकाकार होती है, और इनके शिरे हैं वो क्रमशः नुकीले होते जाते हैं। लेकिन वाहिकाओं में देखिए, इनकी अनुप्रस्थ भित्तियाँ हैं वो छिद्रित होती है, और ऐसा छिद्रण वाहिनिकाओं में नहीं पाया जाता है। वाहिकाओं की अनुप्रस्थ भित्तियों पर छिद्र पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा छिद्रण वाहिनिकाओं में नहीं पाया जाता है। और इन्हीं बड़े रंध्रों या छिद्रों की उपस्थिति के कारण जल और घुलित लवणों का संवहन अपेक्षाकृत अधिक सुचारू रूप से होता है। मतलब जल और घुलित लवणों के संवहन में वाहिकाएं वाहिनिकाओं की तुलना में ज़्यादा दक्ष होती है, क्योंकि इनकी अनुप्रस्थ भित्तियों पर बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं। वाहिका कोशिकाओं की अनुप्रस्थ भित्ति पर या जो अनुप्रस्थ भित्ति है इनकी, वो क्या कहलाती है? छिद्रण तल या परफोरेशन प्लेट। वाहिका कोशिकाओं की जो अनुप्रस्थ भित्ति है, देखिए वाहिका कोशिकाओं की जो अनुप्रस्थ भित्ति है उसका नाम क्या होता है? परफोरेशन प्लेट। यदि अनुप्रस्थ भित्ति में इसके व्यास के बराबर लगभग बराबर एक ही बड़ा छेद होता है तो इसको क्या बोलते हैं? सरल छिद्रण प्लेट, सिंपल परफोरेशन प्लेट। कई बार क्या होता है, अनुप्रस्थ भित्तियों पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो अनुप्रस्थ भित्ति है उसको बोलते हैं परफोरेशन प्लेट। लेकिन देखिए, यदि अनुप्रस्थ भित्ति में एक ही छिद्र है, यहाँ देखिए इसमें अनुप्रस्थ भित्ति में एक ही छिद्र है, छोटे छोटे छिद्र न होकर केवल एक छिद्र है, ऐसी स्थिति में इसकी अनुप्रस्थ भित्ति को क्या कहते हैं? सिंपल परफोरेशन प्लेट। एक बार दोबारा बता देती हूँ कि वाहिका कोशिकाओं की जो अनुप्रस्थ भित्ति है उसको परफोरेशन प्लेट कहते हैं, क्योंकि इसमें अनेक छिद्र पाए जाते हैं। और यदि अनुप्रस्थ भित्ति में इसके व्यास के बराबर एक ही बड़ा छेद होता है तो उसको बोलते हैं सिंपल परफोरेशन प्लेट। इसके बाद में अपन देखेंगे इनका डेवलपमेंट। वाहिकाएं जो होती है उनकी उत्पत्ति या परिवर्धन कैसे होता है। तो देखो, वाहिनिकाओं के समान वाहिकाओं की उत्पत्ति भी प्राथमिक जाइलम में तो प्रोकैम्बियम से होती है और द्वितीयक जाइलम में वेस्कुलर कैम्बियम से होती है। ऐसा ही अपन ने वाहिनिकाओं में देखा था कि प्राथमिक जाइलम में वो प्रोकैम्बियम से बनती है और द्वितीयक जाइलम में ये वेस्कुलर कैम्बियम से बनती है। इसके बाद में अपन देखेंगे वाहिकाओं के कार्य। तो वाहिकाएं जो होती है उनके दो मुख्य कार्य होता है। पहला कार्य है जल और लवणीय विलयनों का ऊपरी दिश संवहन, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन का कार्य करती है। मतलब ये जड़ों से जल और खनिज लवणों को पादप के ऊपरी भागों में मतलब स्तंभ में और पर्णों में पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरा इसका कार्य हो गया पादप को मैकेनिकल स्ट्रेंथ या बलकृत दृढ़ता प्रदान करना, क्योंकि इसकी आंतरिक भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण होता है जिसके कारण ये कठोर होती है। और इन दोनों ही कार्यों में मतलब जल और खनिज लवणों के संवहन में और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करने में ये जो वाहिकाएं हैं वो वाहिनिकाओं से ज़्यादा दक्ष होती है। इसके बाद में अपन देखेंगे वितरण में देखो, साधारणतः अपन जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स पादपों में वाहिकाएं नहीं पाई
जाती है। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि वाहिकाएं जो है वो एंजियोस्पर्म के जाइलम का या एंजियोस्पर्म की कास्ट का ही एक मुख्य लक्षण है। जिम्नोस्पर्म और फंस की जो जाइलम होता है उसमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म पादपों में भी वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, जैसे एम्बोरिला, बूबिया, क्लोरेंथस, ड्रीमिस, एक्सोस्पर्मम, सर्केंड्रा, टेट्रासेंट्रॉन और ट्रोकोडेंड्रॉन आदि ऐसे एंजियोस्पर्म पादप हैं जिनमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। इसलिए इन पादपों को वाहिका रहित एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। साधारणतः क्या होता है, जिम्नोस्पर्म और फान के जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, केवल एंजियोस्पर्म के जाइलम में ही वाहिकाएं पाई जाती है। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनका भी अपन ने उदाहरण देखा, उनके जाइलम में भी वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। ऐसे एंजियोस्पर्म को वाहिका रहित एंजियोस्पर्म कहा जाता है। अब देखिए, जिम्नोस्पर्म की जो कास्ट या जिम्नोस्पर्म का जो जाइलम होता है उसको समदारुक या होमोजाइलस कास्ट कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म की कास्ट का आप जानते हो कि जाइलम को कास्ट भी कहते हैं, तो जिम्नोस्पर्म की कास्ट को होमोजाइलस कास्ट कहा जाता है क्योंकि इनकी कास्ट में वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसको सॉफ्ट वुड भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म की जो वुड होती है वो होमोजाइलस होती है और उसको सॉफ्ट वुड कहते हैं क्योंकि इसकी वुड में या इसको जो कास्ट होता है उसमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। जबकि एंजियोस्पर्म की जो कास्ट होती है उसमें वाहिकाएं पाई जाती है, उसको हेट्रोजाइलस तथा हार्ड वुड भी कहा जाता है। एंजियोस्पर्म की कास्ट जो होती है उसमें वाहिकाएं पाई जाती है, ऐसी कास्ट को विषमदारुक या हेट्रोजाइलस तथा दृढ़ कास्ट या हार्डवुड कहा जाता है। इन अपवादों के अतिरिक्त सभी एंजियोस्पर्म में वाहिकाएं पाई जाती है। अभी जो अपन ने कुछ अपवाद बताए, उन अपवादों के अतिरिक्त सभी एंजियोस्पर्म में वाहिकाएं पाई जाती है। अपन ने देखा है कि साधारणतया जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप एफिड्रा, निटम और कुछ टेरिडोफाइट्स में भी वाहिकाएं पाई जाती है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप एफिड्रा, निटम आदि जिम्नोस्पर्म में और कुछ टेरिडोफाइट्स में भी वाहिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में अंतर। तो इनका डिस्कस अपन पहले भी कर चुके हैं। तो पहला अंतर है कि